बहुत स्वागत है महेंद्रनाथ पांडे जी आपका TV9 नेटवर्क के इस ग्लोबल समिट में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत आज क्या सोचता है और वो कैसे दुनिया को प्रभावित करता है। विश्वगुरु बनने के हम कितना करीब हैं और उससे हम कितनी दूर हैं, क्या अड़चने हैं। और ख़ास तौर पर जिस मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो आत्मनिर्भर भारत, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव निर्माण, घर घर भारत आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर बनने की तरफ जब भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें आपके मंत्रालय का बहुत अहम योगदान है। क्या हम उस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं या कोविड की वजह से या अंतर्राष्ट्रीय जो हालात बने हैं उनकी वजह से उसमें बाधाएं और अड़चन भी आई हैं? आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपके इस आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट पर, इस कॉन्क्लेव की थीम के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। आपके इस टीवी चैनल को अभिनंदन प्रदान करता हूं। बहुत धन्यवाद। कारण कि देश में लंबे अरसे बाद एक ऐसा हमारा नेता है जो देश और दुनिया में जिनका सम्मान है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, कि उन्होंने भारत की ये जो बड़ी यंग आबादी है उसको सपने दिए, उसको नज़रिया दिया। इसके पहले एक दो अटल जी आदि के कुछ महत्वपूर्ण कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो लोग केवल सरकारों में आते थे, सरकारें अपने लिए अपने दायरे तक के लिए चलाते थे और देश को विजन देने की जगह हर समस्याओं पर रोते थे। देश की इस पॉपुलेशन को, देश की सबसे बड़ा दुनिया का युवा देश, 62% यंग पॉपुलेशन का देश, उसको सपने दिए, सोच दिए, कंसेप्ट दिए, प्लानिंग दी, जिससे आज हर व्यक्ति, चाहे वो इंडस्ट्री फील्ड का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो देश को हर फील्ड में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से आगे पहले कर रहा है। और उस कंसेप्ट पर आपने जो आयोजन किया, इसके लिए मैं विशेष रूप से इस पर उल्लेख करना चाहूँगा। लेकिन महेंद्र जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपका जो मंत्रालय है उससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जो आम लोग भी, जिससे बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मुद्दों के लिए कंसर्न रहते हैं, लेकिन एक मुद्दा है जिसके बारे में बार बार चर्चा होती है, वो है कि कैसे हम और हम आगे अगर बढ़ रहे हैं तो अभी हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं। आगे आने वाले समय में आप इलेक्ट्रिक कार आ चुकी हैं लेकिन और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। तो मैं आपके उस सवाल के जवाब में, जी देखिए, देश की जीडीपी में ऑटो इंडस्ट्री का एक बड़ा रोल है जी हाँ। और ऑटो इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर भारत के दृष्टि से माननीय मोदी जी ने शुरू से ही 2014 के बाद से ही कई अहम पहलें दी। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपने चर्चा किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की। स्कीम शुरुआत में एक प्रायोगिक थी, 1000 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च हुई, फेम 1। उसका जो रिस्पांस आया, उस रिस्पांस के तुरंत बाद उस फेम 1 का दायरा उन्होंने बढ़ाया फेम 2 में 10,000 करोड़ रुपए। आज मुझे बताने में आपके माध्यम से देश को कि उसमें जहां फेम 1 में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जिनको हम सब्सिडी देते हैं, जिनको सपोर्ट देते हैं, उनकी बिक्री लगभग 2,80,000 ईवी व्हीकल कंट्री की सड़कों पर आए। लेकिन फेम 2 में हम लोगों ने फील किया कि थोड़ा, चूँकि आप समझ सकते हैं कि इसकी बैटरी कास्ट ही इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा महंगी होती है और उससे ईवी व्हीकल के महंगा होने के कारण बैटरी क्या महंगा होना होता। थोड़ा हमने उस पर कंपोनेंट छूट बढ़ाई, एकदम ज़बरदस्त उछाल आया। जहाँ हम 3,000 व्हीकल एक महीने में 2 व्हीलर्स आदि बिकते थे, वहाँ आज 30 से 35,000 बिकने लगे। हम कोविड की 2 साल की कठिनाइयों के बावजूद इस बढ़ोतरी के बाद 19 से अभी 22 के स्टार्टिंग आने तक का आंकड़ा आया है कि तकरीबन 4 लाख से अधिक वाहन हमारे आए। तो क्या हम इसे ऐसे समझें कि तेज़ी से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को एक बहुत बड़ा ये कंसर्न होता है उनका कि हम अगर ये गाड़ियाँ खरीदेंगे या ये गाड़ियाँ आएंगी तो ये अफोर्डेबल कैसे होंगी, हम अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आगे बढ़ा देंगे तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ये सब क्या एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है और ये जो कंसर्न्स हैं लोगों के, इसको कैसे एड्रेस किया जा रहा है? अब देखिए, आपने जो कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि इसमें हम कैसे
इलेक्ट्रिक के फील्ड में आगे। मैं आपको छोटा सा एक अपने तथ्यों के साथ अपने विभाग की पहलों को आपको आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा। माननीय मोदी जी ने पहली बार देश में PLI स्कीम लॉन्च हुई और PLI तकरीबन 13 सेक्टर में लॉन्च हुई, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। हमारे ऑटो इंडस्ट्री में PLI लॉन्च हुई और हम इसमें PLI में 1 और 2, 1 तो बैटरी पर थी, 2 जो है ऑटो पर। अब ऑटो जिस पर आपने सवाल किया, हमने कितना लोगों का अटेंशन है, कितना लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ कि PLI 2 में हमने तकरीबन 25,938 करोड़ का सपोर्ट दिया और हमें ये कल्पना थी कि हमको 42-43 हज़ार के करीब हमको रिस्पांस आएगा इंडस्ट्री के तरफ से, इंडस्ट्री के लोग इसमें आएंगे, इतना हमने इन्वेस्ट करेंगे। ज़बरदस्त इसमें इन्वेस्टमेंट का आया सपोर्ट। हम 42-43 हज़ार करोड़ के इन्वेस्टमेंट की उम्मीदें कर रहे थे, 75,000 करोड़ 75,000 के हज़ार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के आए सपोर्ट और हमने 75 ऑटो कंपोनेंट कंपनियों को सेलेक्ट किया, 19 हमने ऑटो OEM को सेलेक्ट किया। अब आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कैसे जो चीज़ें हमारे देश में बाहर से हम मंगाते थे, वो मोदी जी का विजन है कि वो सब हमारे देश में बननी चाहिए। जैसे गाड़ियों में रूफटॉप, सन रूफटॉप। महेंद्र जी, अब ये जो आप बता रहे हैं इसके साथ एक सवाल ये भी कि जैसे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का विजन है ये और आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे जो हम बाहर से मंगाते हैं वो हम बाहर से ना मंगाएं, आत्मनिर्भर भारत के तहत उसे हम भारत में ही बनाएं। जी, एक शख्सियत है बहुत बड़ी जिनकी जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों और कारों की चर्चा कर रहे हैं तो एलन मस्क की बड़ी चर्चा होती है। उन्होंने भी बहुत से बातें रखी, कई मांगे रखी और उसको लेकर सवाल उठता है बार बार कि क्या उसको लेकर कोई बदलाव किया जाएगा, कोई कानून में बदलाव किया जाएगा। क्या है सरकार की नीति जो एलन मस्क और इलेक्ट्रिक कार मेकर्स हैं उनकी मांगे हैं उसको लेकर? देखिए, एलन मस्क की जो बात है, मतलब लोग समझ रहे हैं टेस्ला की बात। एलन मस्क और भारत सरकार, भारत के बीच में बस आत्मनिर्भर भारत ही बीच में है। एलन मस्क हमारे आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट को एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। हम उनका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हम क्यों अंतर करें किसी कंपनी के संग? हम जब देश के अंदर आने वाली हर कंपनी को अपने FDI पॉलिसी के तहत वेलकम कर रहे हैं कि 50 to 70% आप मैन्युफैक्चरिंग हमारे कंट्री में करेंगे और इससे आपको हम पूरा सहयोग करेंगे। ये बात वो मान नहीं रहे हैं, वो इस पर बार बार नहीं, हम अभी तो प्रायोगिक 2-3 साल ऐसे करेंगे। तो ये तो भारत सरकार की नीति, हमारी आत्मनिर्भर भारत की नीति में ही ब्रेक लगेगा ना। और भारत सरकार माननीय मोदी जी की अगुवाई में आत्मनिर्भर भारत को जिस तीव्र गति से आगे बढ़ा चुकी है, उसका रिस्पांस, इतना गुड रिस्पांस देश में आ रहा है, उसमें कोई कंप्रोमाइज करने वाली नहीं है। टेस्ला, एलन मस्क का स्वागत है भारत की नीतियों के ये बड़ी बात अनुसार। है कि स्वागत है आपका, आप आइए, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बनेगा, वो तेजी से आगे बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते से आएगा तो उनको हम वेलकम करेंगे। बिल्कुल स्वागत है उनका। लेकिन महेंद्र जी, आप यहाँ मौजूद हों और मैं सिर्फ हेवी इंडस्ट्रीज़ की चर्चा करूँ और राजनीति की चर्चा ना करूँ तो वो सही नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी अगर कुछ आपसे सवाल जवाब हो या मैं बात करूँ तो आप खुद अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के। अध्यक्ष पद को लेकर अभी भी संशय है कि कौन होगा, बहुत से नाम चल रहे हैं, नए अध्यक्ष चुने जाएंगे, इसमें समय क्यों लग रहा है? कोई संशय नहीं, वहाँ अध्यक्ष अभी हैं। लेकिन आपकी नीति बीजेपी की है ना, एक व्यक्ति एक पद। हाँ, तो कोई अब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी तो उन्होंने सिंचाई मंत्री का चार्ज लिया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व वो जब संगठन के उचित समय शीघ्र निर्णय कर देगा, इसमें कहीं कोई संशय का सवाल ही नहीं है। संशय तो उन दलों में है जहाँ पारिवारिक अध्यक्ष ही पार्टियाँ चलाते हैं, यहाँ वर्कर पार्टियों की सारी प्रक्रियाएं तय करते, कोई संशय नहीं है। नहीं, लेकिन जब आप अध्यक्ष बदलेंगे या सेंट्रल लीडरशिप या सब बैठकर जब तय करेंगे तो उसमें, क्योंकि मंत्रालय भी जब बांटे गए तो जातिगत समीकरण और तमाम समीकरण का ध्यान रखा गया, तो उसका ध्यान यहाँ भी रखा जाएगा? क्या प्रमुखता से ध्यान रखा जाएगा?
नहीं नहीं, वो मंत्रालय के भी काम को जिम्मेवारी से चला रहे हैं और पार्टी संगठन का एक बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश का व्यापक स्वरूप है और उस व्यापक नीचे तक संगठन की यूनिटें एक्टिव है, पार्टी की एक नियमित प्रक्रिया है, उसमें भी वो अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, एक्टिव आदमी हैं और पार्टी इस पर जब उचित समझेगी शीघ्र निर्णय ले लेगी। यूपी में बुलडोजर चलते हुए बहुत देखा जा रहा है, आपके इलाके में चला बुलडोजर? आप बुलडोजर को जरा दुष्टों पर, अपराधियों पर, उसके असर को भी देखिए। कैसे आज उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य में कानून व्यवस्था, किसी पर द्वेष बस कुछ नहीं हो रहा है, जो कानून के रास्ते में आड़े आ रहे हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं और जो गरीबों की संपत्तियों पर जो बोल नहीं सकते, जो मुकदमा लड़ नहीं सकते, जो याचिका दाखिल कर नहीं सकते, ऐसे लोगों को यदि लग रहा है कि योगी राज में, मोदी राज में मेरी बात सुनी जाएगी, वो अगर निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब उसकी जांच होती है, जांच में पाया जाता है अगर कमाल है, तालाब है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वहाँ महल खड़े हैं। तो अगर ऐसी जगहों पर कोई सख्त कदम हो रहा है तो भारत की कानून और दंड संहिता का पालन हो रहा है जी। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं सबसे ज़्यादा यूपी में बुलडोजर चला भी, उसको एक अहम मुद्दा भी बनाया और ये कहा भी गया कि देखिए इसके ज़रिए कानून का डर भी पैदा होगा, जो कानून तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वहीं यूपी में सबसे ज़्यादा बुलडोजर चलता भी देखते हैं और यूपी में ही हम फिर पत्थरबाजी की घटनाएं भी देखते हैं जुमे को। ऐसा अब तो यूपी के माननीय योगी जी के इस मॉडल को कई राज्य भी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे कानून के राज को कैसे स्थापित करने में ये सख्ती कैसे मददगार है। और ऐसा कोई नहीं है कि योगी जी पहले भी कानूनी तरीके से अगर कोई चीज़ें पाई जाती थी कि अवैध निर्माण है, उस पर कार्रवाई होती थी, लेकिन कार्रवाई और कोर्ट अदालत के निर्णय के बीच में तमाम ऐसे लोभी तत्व आ जाते थे जो सरकार की गतिशीलता, क्रियात्मकता को रोक देते थे। मोदी योगी राज में, खासकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, इसमें कोई कानून जो कदम उठाया जा रहा है उसमें कोई बीच के अंदर कोई बीच का तत्व आगे आने नहीं आ रहा है। और हम लोग वहाँ कानून का राज, जन कल्याण का राज, सेवा का राज हम लोग चला रहे हैं। मोदी जी के युग में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इन 3 मंत्रों से भाजपा की केंद्र की सरकार और हमारे राज्य गठबंधन की राज्यों की सरकारें काम कर रही हैं। लेकिन महेंद्र जी देखिए, हमने देखा कैसे अयोध्या का मुद्दा, उसके बाद काशी का मुद्दा सामने आया, अब एक और इस तरह के कई और मुद्दे सामने आने लगे। अब टीले वाली मस्जिद की बात हो रही है लखनऊ में, तो क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, देखिए, हम ये इन मुद्दों में, अयोध्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहल की, ज्ञानवापी विषय, उस पर कोई मेरी टिप्पणी नहीं, वहाँ माननीय न्यायालय की परिधि का विषय है। तो ऐसे हमारी इन सब चीज़ों पर हम लोग कहीं भी हमारे तरफ से कोई मुद्दे नहीं है। हाँ, भारत की सांस्कृतिक गौरव बढ़े, भारत के जो, जैसे उस दृष्टि से आपने देखा होगा माननीय मोदी जी ने केदार जी का कैसे वो एक नवीनीकरण, उस सारे कंसेप्ट का जो आपदा के बाद परिस्थितियाँ बनी थी हुआ। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है TV9 के माध्यम से सभी को कि इस बार का केदार जी, बद्रीनाथ जी के यात्रा का रिकॉर्ड मंगा लीजिए। तो जन समाज जो है, मतलब कितना, तो ये सब चीज़ें हम लोग और इस चीज़ों को थोड़ी हमारी सरकार प्रमुखता देती है, क्योंकि समाज वहाँ जाता है, वहाँ सुविधाएं प्रदान करना, वहाँ हम इसको कभी मुद्दा नहीं बनाते। हाँ, अन्य लोगों को इसलिए कठिनाई लगती है कि वे जब सरकारों में थे तो इन स्थानों की उपेक्षा करते थे, ये उनकी प्राथमिकता में नहीं था, बस अंतर इतना सा है। प्राथमिकता में होना या फिर उसको लेकर जिस तरह का बयान RSS प्रमुख ने भी दिया, उन्होंने भी कहा कि हमें इतिहास को इतिहास में रहने देना चाहिए। तो प्रमुखता सुविधाएं देने के हद तक है या और जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उस पर क्या रुख है? वो हमारी प्राथमिकता उन स्थानों के जो भव्य गौरव हो उसे उस रूप में लाना, जैसा विश्वनाथ धाम माननीय मोदी जी की स्वयं की पहल पर बना। आज आप देश का उस ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ को विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। विश्वेश्वर का भाव होता है
कि उन ज्योतिर्लिंगों में उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण आदरणपूर्ण स्थान होता है। वह आज उस रूप में देशवासी जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो उस रूप में हम लोग चीज़ों को देखते हैं, नज़रिए से देखते हैं, और कहीं कोई हम लोग किसी के विपरीत जाके सर्वधर्म समभाव की हमारी नीति है, सबके प्रति हम लोग सम्मान आदर का भाव रखते हैं, सभी धर्मों को। ऐसा कोई विशेष लेकिन अब एक विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उनका कहना है ये सम्मान का भाव या ये आदर का भाव आप कांग्रेस पार्टी के प्रति नहीं रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें सड़क पर चलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष को देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, उनसे ईडी सवाल जवाब कर रही है, उनके दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस अंदर चली गई। तो वो कह रहे हैं ये सम्मान का भाव विपक्ष के लिए नहीं है। भारत के कानून में भारत का हम हो, आप हो, हर नागरिक कानून के दायरे में समान है। अगर कोई गाड़ी रॉन्ग साइड चलती है तो उसको प्रशासन टोकता है कि नहीं? अब एक आर्थिक भ्रष्टाचारों को, घपलों को चेक करने की संस्था ईडी है। आप क्यों रॉन्ग साइड जा रहे हैं? वो सवाल कर रही है, अब जवाब दे दीजिए, विषय खत्म। आपने अगर कोई, अब आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा, यह भी एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है। पूछताछ को प्रभावित करने के लिए मैसिव पब्लिक भीड़ ले जाके दबाव बनाना, ये आपराधिक कृत्य है। कानून की प्रक्रिया में बाधा डालने का कदम है, ये रॉन्ग साइड है। कोई किसी को रोक नहीं रहा है। पूछताछ में जो दायरे हैं उसमें आप सवालात, उसका जवाब दीजिए। और ये उसी के लिए नहीं बना है, कांग्रेस हो, भारत के सभी नागरिक उस दायरे में आते हैं। उनको आप ये कह रहे हैं कि आप कानून का रास्ता अपनाइए, सवालों का जवाब दीजिए, भीड़ इकट्ठी करने के आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और भीड़ इकट्ठी हो रही है, अग्निवीर जो बनना चाहते हैं युवा, उनकी भीड़ भी सड़क पर इकट्ठा हो रही है। उनको क्या कहेंगे? क्या उनके जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं? क्या उनकी जो कंसर्न्स हैं या जो उनकी चिंताएं हैं वो वाजिब हैं? क्या समझते हैं आप? देखिए, ऐसा है, उन युवाओं की पूरी चिंता करके ये प्रावधान किए गए हैं। अब उनका भ्रम, थोड़ा अचानक कोई चीज़ सामने आई, उनको चीज़ें क्लेरिफिकेशन हो रहा है। मैं आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी अनेक अवसरों पर उसको स्पष्ट किया, अनेक माननीय मंत्रीगण ने किया। इस अग्निवीर का जो कंसेप्ट है, वो दुनिया में जो लेटेस्ट कंसेप्ट है उससे ले करके इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यंग एज के लिए, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो चीज़ें जब बच्चे धीरे धीरे समझेंगे तो वो इन चीज़ों को अच्छे रूप में अपनाएंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है। क्योंकि उनको 4 बरस हाई स्कूल, इंटर, बीए करके जब तक वो अपने रोज़गार के लिए तलाश में है, तब तक उनको एक रोज़गार मिल जा रहा है और उनकी एक कैपेबिलिटी, उनकी एक स्किल डेवलप हो रही है। और स्किल्ड और डिसिप्लिन फोर्स को पूरी कंट्री, कारपोरेट हो, सरकार के पीएसयूज हो, सभी वेलकम के लिए तैयार हैं। और उनको क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो ये बात उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? क्या समझाया ठीक से नहीं गया? क्या वो हमारे बच्चे हैं, वो सब चीज़ें समझ जाएंगे। क्षणिक परिस्थितियां हैं, वो सब समझ के सब चीज़ें एकदम स्ट्रीमलाइन हो करके, और हमारी सरकार ने तेज़ी से उस पर पहल भी शुरू कर दी है भर्ती की प्रक्रियाओं पर। इस नाते मेरा आपसे एक और अहम सवाल, वापस आपके मंत्रालय पर अगर आए, पीएसयूज़ का, कुछ पीएसयूज़ का बंद होना, क्या वो आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में, हम जिस तरफ तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या वो उसके रास्ते की एक रुकावट है, या वो फिर उसके लिए एक नेगेटिव इफेक्ट है कुछ पीएसयूज़ अगर बंद होते हैं? पीएसयूज़ के कुछ बंद होने पर जी, देखिए, हमारे पीएसयूज़ कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ पीएसयूज़ हमारे ऐसे हैं जो देश में ऐसा लगता है कि वो किसी तरह से चीज़ों को सरवाइव करने के लिए मात्र काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने इतनी स्पष्ट और एक बेहतर पॉलिसी बनाई है कि उनके, जैसे हम कोई पीएसयू चल रहा है, वो किसी कंसेप्ट के लिए है, किसी सब्जेक्ट के लिए है, समाज में और उस कंट्री के अंदर प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन जब वो पीएसयूज की कठिनाइयाँ हैं कि न वो कर्मचारियों का भला कर पा रहा है, न अपने उद्देश्यों में सफलता ला पा रहा है, और न मैन्युफैक्चरिंग में वो कोऑपरेट कर पा रहा है, तो सरकार ने ऐसे कोई पीएसयूज को बंद करने की पॉलिसी नहीं। कुछ पीएसयू लगता है कि इनके एम्प्लॉइज़ को भी सारी अपॉर्चुनिटी उनको देनी चाहिए, और इनको जो सरकार की विनिवेश
डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके तहत लाने से ये फिर बेहतर कर सकते हैं। तो उनकी बेहतरी के लिए कहीं किसी को ये नहीं कि वो हमेशा के लिए उसे बंद कर देना, उनकी बेहतरी कैसे हो। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे अब मैं जो लोग संसद में बाहर सवाल करते हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल कर रहा हूँ। मेरे पास CCI है, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमारी 10 CCI में 3 चल रही हैं। वो किसी तरह अपने कर्मचारियों के वेतन आदि उनकी 7 को डिसइन्वेस्टमेंट में डाला गया। 7 CCI सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सीमेंट फैक्ट्रियों को मॉडर्नाइजेशन से किसने रोका था? आप वहाँ ज़रूरत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनों की, पीछे की सरकारों ने कभी सोचा नहीं, कभी उसके लिए पहल नहीं किया। बस वो इतने में झंडा गाड़ते रहे कि मैंने एक सीमेंट फैक्ट्री लगा दिया। अब वो ज़मीनों का सबका लेके वो पुरानी मशीनें लेके पड़े हुए हैं और मरी हुई हालत में वो काम कर रहे हैं। और उनके जो प्रतिस्पर्धी हैं प्राइवेट प्लेयर्स, वो वर्ल्ड की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें लगा करके वो कहीं टिक नहीं पाते। तो अगर हमारी सरकार ये कंसेप्ट लेके चलती है कि नहीं, इनको डिसइन्वेस्ट किया जाए और वैसे लोग उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्न कंसेप्ट की मशीनें लगा के और एक शानदार प्रोडक्ट दें, कंट्री को भी फ़ायदा हो, उनके एम्प्लॉइज़ का भी बेहतरी हो, जो एम्प्लॉई स्किल्स हैं उनको और अपग्रेडेशन मिले और देश का रेवेन्यू बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। तो ये तो इस पॉलिसी को तो वेलकम करना चाहिए, या उसी हालत में पड़े रहने दीजिए। तो ये हमारा जो कहीं किसी को बंद करने का नहीं कंसेप्ट है, बिल्कुल ये क्लियरिटी है इसमें। बहुत शुक्रिया इस साफगोई से सभी सवालों का जवाब देने के लिए महेंद्र नाथ पांडे जी। कि बंद करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन उन्हें कॉम्पिटिटिव बनाना उद्देश्य है, ताकि वो कंपटीशन में, दुनिया में कंपटीशन में आगे आएं और बराबरी के साथ खड़े हों। बहुत शुक्रिया हमारे सभी सवालों का राजनीति से। मैं आपके माध्यम से आत्मनिर्भर, अगर आप इजाजत देंगी तो कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम चूंकि यहाँ जो जेंट्री है, कमोवेश मैं समझ सकता हूँ सभी लोग व्हीकल्स यूज करते हैं। किस तरह की सोच रखी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने, कि इस देश में हम कितना भी आगे हैं, हम 15, 20, 22 लाख से एबव की गाड़ियाँ कंट्री में नहीं बनाते। हम ऐसी सभी गाड़ियों को इंपोर्ट करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ गाड़ियों का दाम कैसे बढ़ता है, जो कंपोनेंट्स हैं, ऑटोमेटिक व्हील्स है, ऑटोमेटिक ब्रेक्स है, ऑटोमेटिक गियर और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, सनरूफ टॉप है, ऐसे जितनी, और उसके जो वायर का मॉडर्न सिस्टम है, ये सब विदेशों पर निर्भर है। अब निश्चित अगर हमारे आत्मनिर्भर भारत में ये देश में बनेगी तो लागत कम होगी, और लागत कम होगी तो गाड़ियों का दाम भी कम होगा, गुड क्वालिटी की। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक में सब में काफ़ी आगे बढ़ गए, हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों में, खादी में आज हम दुनिया को शानदार परफॉर्म दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के चलते। इसी तरह से हम इस फील्ड में, और उसका रिस्पांस आया कि PLI 1 और PLI 2 में हमको उम्मीद से ज़्यादा, मैंने शुरू में कुछ बात कही, रिस्पांस आया। और अब जैसे आपको बता दूं, EV व्हीकल का आपने सवाल पूछा, आपके माध्यम से मैं अपनी बातों को पहुंचाने का इस अवसर का सदुपयोग करना चाहता हूं कि EV व्हीकल में बैटरी ही उस गाड़ी की 40 से 50% लागत है, और बैटरी के लिए इस दुनिया में अभी 80% बैटरी चाइना बनाता है। ACC बैटरी, लिथियम बैटरी जो एडवांस केमिस्ट्री सेल, चाइना बनाता है। 10% मलेशिया, इवन अमेरिका भी 2 से 3% बनाता है। 10% में सारी दुनिया है। मोदी जी ने हिम्मत किया, कदम बढ़ाया कि नहीं, हम 50 गीगावाट हिंदुस्तान में बनाएंगे, और हम बनाएंगे नहीं हिंदुस्तान की गाड़ियों से, हम इतना बनाएंगे कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। और 50 गीगावाट बैटरी बनाने का लक्ष्य लेके चले हम लोग जी। हमें उम्मीद थी कि 50 गीगावाट में पता नहीं 40 वाले आएंगे या 50, कुल 128 गीगावाट इंडियन और FDI के तहत भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसको आफ्टर सारे सर्च करने के बाद 108 गीगावाट को हम लोगों ने माना। आज हमारे पास 58 गीगावाट बैटरी बनाने वालों को देने के लिए वेटिंग लिस्ट रखी हुई है। तो ये जो अचीवमेंट है, अपने आप गाड़ियां एडवांस केमिस्ट्री से हिंदुस्तान में बनेगा, तो जो दुनिया में हमारा देश कितना आगे, तो ये आत्मनिर्भर भारत के रूप में
देश को एक जो नजरिया दिया मोदी जी ने, देश के युवा उसके साथ, देश के सभी वर्ग के लोग उसके साथ बढ़ रहे हैं। और आपने विषय आज उठाया, बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिशा में आगे बढ़ने की आप बात कर रहे हैं और जिस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ा जाए। गाड़ियों के दाम कम होंगे, कॉम्पिटिटिव होगा ये पूरा क्षेत्र, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में आकर अफोर्डेबल होंगी लोगों के लिए, ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे साथ जुड़ने।